हेलो एवरीवन। आज अपन करेंगे लेसन 5 तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अपन फुल चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। पूरे में समरी लेकर आई हूँ इसकी, और फुल समरी अपन पूरी पढ़ने वाले हैं इसमें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने बुक में से इसमें टाइप करके लिए हुए हैं। तो अपन आज देखो थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं इसकी, और बिल्कुल शॉर्ट में लिखी हुई है। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के तौर से वो ही पॉइंट अपन रिवीजन करेंगे, विदाउट उसके अपन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। और 1 से 4 चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। रेगुलर वीडियो आ रही है अपने इस क्लास की। और क्लास 10th बोर्ड पे फोकस किया जा रहा है अभी, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम है। तो आप फटाफट वीडियो देख के आप अपने अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो कुछ नहीं, बस आपको जाके वीडियो देखना है। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट सारी समरी ऐसे ही टाइप करी हुई है। चलो अपन वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। लेसन 5 तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। सन 1800 तक केवल 30 तत्वों का ही पता चला था। इन सभी तत्वों के संभवतः भिन्न भिन्न विशेषताएं थी। अब अपने को पता है तत्व तो अपने आवर्त सारणी में है, और जो आवर्त सारणी में रहते हैं जो सारे तत्व रहते हैं। अब कोई बोलते तत्व क्या है, तत्व अपने को पता है जो आवर्त सारणी में डिनोट किए हुए वो सारे तत्व होते हैं। तत्व में एक ही जैसे परमाणु होते हैं। जैसे N2 एक तत्व है, इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन के परमाणु है, और एक अणु और एक यौगिक, ये सब ये भी तत्व हो सकते हैं। जो यौगिक होता है उसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, और जो तत्व होते हैं उसमें एक ही टाइप के परमाणु होते हैं। इन सभी तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं, अपने को पता है। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। अब अपने को पता है धातु, ये जो आवर्त सारणी होती है उसमें धातु, अधातु और उपधातु होती है। जो उपधातु होती है वो बीच में ऐसे सीढ़ी नुमा डिनोट करी हुई होती है। उसके ऊपर जो होते हैं वो धातु होते हैं, और उसके नीचे जो होते हैं अधातु होते हैं। और धातु और अधातु की जो विशेषताएं हैं वे मैंने आपको अच्छे से बता दी है आपको, और पिछले आप वीडियो में अच्छे से देख लेना। जैसे जैसे तत्व और उनके गुणधर्मों के बारे में ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे वर्गीकृत करने का प्रयास किए गए। सन 1817 में जर्मन रसायनिज्ञ विल्कोंग डाबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सबसे पहले अगर आप बात करें कि आवर्त सारणी में सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम आए तो ये आएगा अपने डाबेराइनर का। उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना और उनको त्रिक समूह में रखा। अब एग्जाम में ये भी आ सकता, त्रिक समूह का वर्गीकरण किसने किया? तो डाबेराइनर ने। डाबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। औसत मतलब लगभग उनके बराबरी होता है, पॉइंट का थोड़ा फर्क रहता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डाबेराइनर की त्रिक में तत्वों की वर्गीकरण की ये पद्धति सफल नहीं रही, क्योंकि आपको पता है हर आज तक का रिकॉर्ड आया है कि कोई भी वैज्ञानिक होता है वो उसको उसमें कुछ ना कुछ नई कुछ टेक्निक डाल के अपना खुद की टेक्निक बना के आगे उनका आ जाता है। तो ऐसे ही डाबेराइनर की में कुछ कमी निकाली गई, और उस कमी को पूरा करके आगे और वैज्ञानिक आए। डाबेराइनर ने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना और समान त्रिक की खोज की। फिर आवर्त सारणी का विकास हुआ। सन 1867 में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखो, उसने भी आरोही क्रम में किया था, इसने भी आरोही क्रम में किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन है उससे स्टार्ट किया कि सबसे कम द्रव्यमान किसका है? हाइड्रोजन का है। तथा 56वें थोरियम सबसे ज़्यादा उसका होगा। 56 तत्वों पर थोरियम को समाप्त किया। न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, अब बोलते अष्टक का नियम किसने लिखा? न्यूलैंड्स ने लिखा। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म सब पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी अधिक समानता होती है। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। अब देखो, अब और आगे दूसरा वैज्ञानिक आएगा, क्योंकि ये तो जो अष्टक का रूल है वो तो कैल्शियम जो अपने 20 है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक वहीं तक लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। न्यूलैंड्स की कल्पना की
प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व मिलेगा भी नहीं, ऐसे उन्होंने उस मॉडल में कमियां निकाल ली गई। लेकिन बाद में कई तत्व निकले गए। आपको पता है खोज होती रहती है और नए तत्व होते मिलते रहते हैं। अपनी सारणी में इन तत्वों को समायोजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया। इस प्रकार न्यूलैंड्स अस्त्रक सिद्धांत केवल उन हल्के तत्वों के लिए ही लागू हुआ। तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय रूसी रसायनज्ञ इवानोविच मेंडलीफ को जाता। मेंडलीफ आपने को पता है तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में, अगर आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास तो अपने को पता डाइबेनर ने किया, पर एक संतुलित जो आवर्त सारणी पूरी बना के दी वो है अपने मेंडलीफ। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल धर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के समांतर पर रखा। और उसने क्या किया था, न्यूलैंड्स ने क्या किया था, वो परमाणु द्रव्यमान के ओनली परमाणु द्रव्यमान ही उसका एक मूल पॉइंट था वर्गीकरण करने के लिए। और इसमें तीन है, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म और मूल गुणधर्म। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब 63 तत्व थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया कि उन तत्वों के भौतिक वो कैसे दिखते हैं, उनका शेप क्या है, वो उनके गलनांक और गलनांक क्वथनांक क्या है, ऐसे ये भौतिक नियम किए। फिर रासायनिक गुणधर्म भी उन्होंने देखे कि इनका रंग चेंज होता है क्या, कुछ केमिकल सांद्र तनु मिलाने से क्या कुछ होता है क्या, ऐसे इन्होंने संबंध स्थापित किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन का इसीलिए चुनाव किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूल गुणधर्म माना गया है। अब देखते क्या डाइबेनर ने त्रिक, न्यूलैंड्स ने अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। देखो ये बोल रहा है कि जो डाइबेनर ने त्रिक वो बनाए थे, त्रिक एक साथ 3 तत्वों को रखा था, वो न्यूलैंड के अष्टक में भी इंक्लूड होते हैं कि तुलना करके बताइए। हाँ होते हैं, क्योंकि त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी मिलते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। डाइबेनर के वर्गीकरण की क्या विशेषताएं रही है? डाइबर ने केवल त्रिक नियम दिया, अपने को पता है 3 तत्व एक साथ रखते थे, और जो बीच वाला होता है उसकी जो द्रव्यमान संख्या थी, परमाणु द्रव्यमान था, वो दोनों साइड वाले के औसत ही रहता है। और अब बोलते हैं कि डाइबेनर वर्गीकरण की सीमाएं क्या, सीमाएं था उसमें न्यूलैंड्स ने तो नया बनाया, उसमें डाइबेनर की कमी निकाल के ही बनाया, तो उस डाइबेनर ने की क्या कमी बताई? न्यूलैंड्स ने बताई कि सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक तत्वों के अनुसार नहीं हो सकता। अब न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत बताया, अपने को पता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। फिर नया आया मेंडलीफ, मैंने आपको बताया था कोई साइंटिस्ट होता है उसमें कुछ नया अपना आविष्कार डाल के वो अपना नाम उसमें करके नए नए आते रहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाइए। अधिक पोटेशियम का हो गया, ओ का, कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड अपने को पता है CaO बनता है, और O से O2 बन गया, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन से सिलिकॉन ऑक्साइड और बेरियम से बेरियम ऑक्साइड। क्योंकि Ba उसकी भी +2 होती है, O की भी -2 होती है, इसलिए बराबर इनका हो गया। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में स्थान खाली छोड़ दिया था? अब गैलियम के बाद अपने स्केडियम और जर्मेनियम का पता चला। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड बताया? मैंने आपको बताया था, उन्होंने 3 बताया, द्रव्यमान संख्या भी बताया, परमाणु क्रमांक भी बताया, और उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म भी उनके हिसाब से उन्होंने मापदंड तैयार किया। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? अब अपने को पता जो उत्कृष्ट गैसें होती है वो अक्रियाशील होती हैं, इसीलिए उनको अलग ग्रुप में रखा गया है। इनको अक्रिय गैसें भी कही जाती हैं। अब है कि आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार के मेंडलीफ की आवर्त सारणी विविध विसंगतियों को दूर किया है? जो आधुनिक है, मॉडर्न आवर्त सारणी है, उसमें क्या क्या मेंडलीफ की सारणियों की कमियों को दूर करके इसमें नयापन जोड़ा गया। जो आधुनिक सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार अलग किया गया है। हाइड्रोजन को सबसे पहला स्थान दिया गया है, सबसे पहले समूह में रखा गया है। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा रासायनिक जैसे कि जो सबसे लास्ट में रखा गया अक्रिय गैस
कैसे हैं वो उनकी अभिक्रियाशीलता वो बिल्कुल कम होती हैं। तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी और हल्के क्रम में रखा गया है। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। जो बेरिलियम और कैल्शियम होते हैं वो भी मैग्नीशियम की तरह ही अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं, क्योंकि उनमें दोनों में दो दो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन तत्वों के नाम बताइए जिनके सबसे बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और दो तत्व जिनके बाहरी कोष में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और तीन तत्व जिनके बाहरी कोष परिपूर्ण हो। जो अक्रिय कैसे होती है अपने को पता है, वो परिपूर्ण होती है। और जो सबसे नीचे हो गया नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये तो अक्रिय कैसे हो गई। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गए जिनके बाहरी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाता है, और मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाहरी कोष में अपने दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता होती है? हाँ होती है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं में समानता होती है। इसके बाह्य कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इन तीनों तत्वों में समानताएं होती हैं, क्योंकि उनकी संयोजकताएं सेम है। बी क्वेश्चन है कि हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन एक अभिक्रियाशीलता इसकी नियोन की कम है, क्योंकि इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं। और ये हीलियम जो है वो अक्रिय गैस होती है, और जो नियोन होती है वो जो हीलियम होती है वो अक्रिय गैस होती है, अपने को पता है अक्रिय गैस है इनको कहते हैं, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता कम होती है। इनके परमाणु में कोई समानता होती है? हाँ, इनके भी समानता होती है, क्योंकि इनमें कोई संयोजी कोष जो बाह्यतम कोष है वो परिपूर्ण होता है, और इसमें बिल्कुल भी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनकी संयोजकता 0 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो लिथियम और बेरिलियम धातुएं हैं। अब आपको पता है पहले धातुएं हैं, फिर उपधातुएं, फिर अधातुएं हैं। आवर्त सारणी में इनके स्थान पर आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धातु का विलक्षणता विशेषता है? अब देखो ये दिए गए हैं, उनमें से कौन सी है? अब पता है आर्सेनिक अपने को पता है अर्ध ये उपधातु हैं, और जो बेरिलियम है वो ही धातु है, और ये धातु के लक्षण भी बताती है। अब अपन और देखते हैं आगे कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा कथन असत्य है? जो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी आवर्त सारणी है अपनी इधर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो क्या बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होती है? धात्विक प्रकृति घटती है, अपने को पता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है, और जो 3 इसमें होती हैं वो सत्य हैं और एक असत्य है। अब पता करते हैं अपन की आवर्त सारणी है ये, बाएं से अपन दाएं गए तो अपने को पता है जो इधर होती है वो अक्रिय गैसें होती हैं, और इधर जो होती है उपधातु होती हैं, और इधर जो होती है वो अपने अधातु होती है, इधर धातु है। तो अब क्या होता है, इधर जो भी धातु का धातुक प्रकृति होती है वो घटती जाती है, क्योंकि इधर अधातु आ रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें जो संयोजकता है उनकी बढ़ती रहती है। इधर ऐसे अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता बढ़ती रहती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो संयोजकता भी बढ़ेगी। परमाणु क्रमांक ऐसे ऐसे जाएंगे तभी तो नियोन तक पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और 0 इनकी अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें अष्टक पूर्ण होने की आवश्यकता रहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता, उल्टा एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, बिल्कुल सही। अब अपने को पता है जो अधातु होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जो धातु वो सारी ऑक्साइड। एक तत्व है XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में ये तत्व समूहतः किस समूह के अंतर्गत आता है? मैग्नीशियम जो है उस समूह के अंतर्गत आता है। तो X क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। किस तत्वों में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1s2 2p 2p 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है। कुछ गैस कोष है, कुछ 3 कोष है, और संयोजकता ये सब लिखे हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ना। कुछ के 3 कोष है। कोष क्या होता है? KLMNO ये वाला है ना, KLMN ये कोष होते हैं। कुछ के 2 कोष है, मतलब यही है 1s2 2s2
2p6। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, ऐसे करके आती, ये 8 हो गए। देखो ये 2 का एक साथ अपन करेंगे, ये Kl, फिर M आएगा, फिर N आएगा। दूसरे कोष में सब पहले कोष के दुगुने इलेक्ट्रॉन है। देखो नियोन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और बोरॉन और कार्बन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरी थे, इसका मतलब क्या है कि जो 1s2 है ये तो K हो गया, एक तो K वाला हो गया, फिर L आएगा, L ये होगा 2s2 2p6, मतलब 8 हो गया। ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ऐसे। तो क्या हो गया इसकी संयोजकता, 2 और 8 10, है ना। जो नियोन होती है उसकी होती है, नियोन की अपने को पता है, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 10 होता है। ऐसे आप देखना। आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। देखो कौन कौन से अपने को जो बोरोन स्तंभ है ना, स्तंभ देखो ये स्तंभ, इनको स्तंभ बोलते हैं, और जो ऐसे ऐसे हैं वो इनको आवर्त बोले। ये तो आवर्त है और ये स्तंभ है। तो जो बोरोन वाला स्तंभ है, सबसे ऊपर बोरोन आता है, उसमें कौन कौन सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान रहते हैं, मतलब उस लाइन में जो है तत्व, उनके कौन कौन से उनमें गुण हैं। तो सभी तत्व धातु हैं, अपने को पता है। जो इधर की साइड में रहते हैं वो धातु हैं, और सबसे लास्ट में होते हैं वो अक्रियाशील गैसें, और बीच में जो है उपधातु और इधर अधातु होती है, ये पूरा धातु रहते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर उनके धातु गुण बढ़ते हैं, ये अपने को याद रखना है। और धातु सूचालक होती है, अपने को अच्छे से पता है। अब यही का पूछ रहे हैं कि फ्लोरीन के स्तंभ, अब फ्लोरीन इधर होता है, अपने को पता है क्योंकि वो अधातु है। फक्कल ब्राइट ऐसे Br आर्सेनिक, ऐसे ये अधातुएं होती हैं। तो अधातुएं क्या होती है, अधातुएं की संयोजकता कितनी होती है, 7 होती है, और अब ये कुचालक होती हैं, और ये चमकती नहीं है, ज़्यादातर द्रव ही रहती हैं। और जो धातु है वो तो सॉलिड होती है, चमकती है, अगाधवर्तनीय होती है। ये सारे गुण बताए मैंने आपको। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, और निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, परमाणु क्रमांक कोष्ठक में दिए गए हैं। अब अपने को दिए गए हैं ये, पहले बात तो अपन को इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। 8 9 10 और 10 + 7 17 है। तो परमाणु क्रमांक अपने के पास आ गए इलेक्ट्रॉन गिन के, ये 17 हो गई। और ये रासायनिक गुणधर्म इसके किसके समान है, इसके फ्लोरीन के समान है, क्योंकि इसके भी लास्ट में 3s ऐसा आएगा, 1s2 2p 2s2 2p 9 है ना इसका 5। तो ये 2 और 2 मिलके 7 हो गया, और ये 2 हो गया।